नागपूर शहराचे अध्यक्ष प्रवीण दटके, आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष, सगळे आमदार, आमचे सगळे ज्येष्ठ नेते, माजी आमदार, खासदार, तुमच्यासमोर फिल्मच्या रूपाने या 9 वर्षामध्ये काय काय झालं, काही गोष्टी ठळकपणे मांडल्या. मी हिंदीत बोलू का, म्हणजे नॅशनल मीडिया करते. नागपुर शहर, नागपुर जिला, विदर्भ, महाराष्ट्र और विशेष रूप से देश में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इस सरकार ने इस 9 साल में जो कुछ काम किया है वो सब अगर मैं आपको बताऊंगा तो मुझे लगता है कि और 4-5 घंटे लगेंगे. इसलिए नागपुर के आसपास जो काम हुआ है उसकी एक छोटी सी फिल्म आपको बताई गई. इसमें से भी कुछ काम छूट गए. अजनी का और नए स्टेशन का डेवलपमेंट का प्लान मंजूर हो गया. उसके साथ साथ नागपुर में हर समय कुछ अभिनव योजना होती है. काय तुम्ही अजूनही पालकत्वाची वाट पाहताय? आजच आपले पालकत्वाचे स्वप्न पूर्ण करा. ओएसिस फर्टिलिटी सह विश्वसनीय वंध्यत्व निवारण तज्ञ. अपॉइंटमेंट साठी कॉल 9015245245. वर्धा रोड के ऊपर हम जब निकलते हैं तो जहाँ रिंग रोड क्रॉस होता है वहाँ एक बहुत बड़ा गोल है जिसमें 4.5 हेक्टेयर जगह है. उस जगह पर हमने एक अभिनव उपक्रम बनाया है कि वहाँ फ्रूट्स के पेड़ लगाए, फलों के, और एक बर्ड पार्क जो केवल फल बर्ड ही खाएंगे, आदमी नहीं खाएगा, ऐसा पार्क बनाने की शुरुआत की है. हमारे यहाँ विशेष रूप से नागपुर शहर को सुंदर करने के लिए जो योजनाएं हुई वो तो सब आपने देखी है. इसमें से नाग नदी की योजना 2400 करोड़ की है जो मंजूर हो गई है. भूमि पूजन भी हुआ है. अब काम को जल्दी शुरुआत हो जाएगी. मेट्रो का सेकंड फेज भी मंजूर हो गया. ब्रॉड गेज मेट्रो अभी तक रेलवे की तरफ से उसकी क्लियरेंसेस में कुछ अड़चन है. क्लियर होने के बाद वो भी काम शुरू होगा. ओवरऑल जो कुछ काम हुआ है उसकी अगर तुलना करेंगे तो 75 साल देश के हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव. इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में करीब 4-4.5 साल का पीरियड उनके नेतृत्व में देश में काम करने का मौका एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को मिला. और उसके पहले 2-2.5 साल जनता पार्टी के समय नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी. और अब ये 9 साल, तो ये पकड़कर 15 साल भी अगर हमने बाजू में रखे तो करीब 60 साल कांग्रेस पार्टी को मिले. ग्राम पंचायत कांग्रेस की, महानगर पालिका कांग्रेस की, महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस, केंद्र में कांग्रेस, तो 60 साल कांग्रेस के. और करीब आज बाकी तो बातों में मैं नहीं जाऊंगा, पर 9 साल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की. इसका जो कंपैरिजन होगा देश में होगा, राज्य में होगा, नागपुर में होगा, नागपुर जिले में होगा, वो पूरा लेखा जोखा आपके सामने है. और मैं विशेष रूप से आप सबको ये बताकर समय गंवाने के बजाय मैं मेरे वेबसाइट पर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के 1 घंटे के अंदर पूरे डिटेल डाल दूंगा ताकि आप इसका उपयोग कर सकेंगे. इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आप लोग को पता है कि हमारी सरकार जब आई तो केवल गरीब लोगों के 3.5 करोड़ अकाउंट हमारे देश में थे. और आज मुझे बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे देश में 48 करोड़ बैंक में खाते खुले हैं. और इसके कारण छोटा छोटा योजना जाता, इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र की जनता को काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है. इसके साथ जो वयश्री योजना आई जिसका एक कार्यक्रम आपने नागपुर में देखा, जिसका वर्णन यहाँ आया था कि हमने हमारे यहाँ के दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से हमने 36 करोड़ का साहित्य करीब 38,000 लोगों को बांटने का काम किया और उनके जीवन को एक प्रकार से बदलने की कोशिश हुई
तो यह वयश्री योजना का एक ही कार्यक्रम नहीं हुआ, तो ऐसे अनेक कार्यक्रम देश में हुए और पहली बार दिव्यांगों के बारे में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, एसटी स्टेशन में नियम बनाए गए। उनको चढ़ने के लिए, उनके टॉयलेट के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत योजना में करीब 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक पर फैमिली को हॉस्पिटल में ऐसा पूरा कॉम्पेंसेट पैसा होता है और 27 करोड़ इसमें अकाउंट खुले हैं। पीएम उज्ज्वला योजना में आपको पता है कि हमारे यहाँ कोयले के ऊपर, लकड़ी के ऊपर चलता था। अब इस योजना में 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए गरीब लोगों को, ताकि प्रदूषण भी कम हुआ और आंखें भी कैटरैक्ट होता था, क्योंकि धुएं के कारण बहुत घर में नुकसान होता था। जब हम जाते थे कहीं गांव में तो धुआं ही दिखता था, आज वो धुआं भी दिखता नहीं, ना लकड़ी जलती ना कोयला जलता। आज सही अर्थ में उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन मिले। जनधन योजना का मैंने अभी बताया कि आपको 49 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं। अब उसमें उनमें कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड भी मिला, उनके साथ साथ उनको लोन भी मिला और एक प्रकार से हजारों करोड़ का डिपॉजिट गरीब लोगों का बैंकों में आया। फिर स्वच्छ भारत अभियान, इसमें 11.72 करोड़ टॉयलेट्स बने। मुझे बहुत खुशी है कि अभी हमने दिल्ली में रिंग रोड में करीब 20 लाख टन कचरा रोड पे डाल दिया। अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में 30 लाख टन अहमदाबाद का कचरा डाल दिया। और अब हम पॉलिसी तैयार कर रहे हैं कि कचरे को सेग्रीगेट करके उसका रोड में उपयोग करेंगे। तो पर्यावरण के दृष्टि से इस प्रकार के अनेक इनिशिएटिव मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान के निमित्त लिए गए। नागपुर में भी स्वच्छ भारत अभियान में हमारा भी नंबर काफी ऊपर आया है और नागपुर ये पहला देश है, पहला प्रदेश है, पहले शहर है कि हमारे यहाँ का टॉयलेट का पानी रिसाइकलिंग करके, जब अनिल सोले महापौर थे तब से हम एमएससीबी को पावर जनरेशन के लिए पुरानी खापर खड़ा दे रहे हैं। इसके साथ पीएम किसान सम्मान निधि, इसमें 6,000 करोड़ पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट में करीब 11 करोड़ किसानों को ये पैसा जाता है। इसमें 80% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, ओबीसी है। मुद्रा योजना जिसमें 40 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं और इसमें माइक्रो क्रेडिट, रेहड़ी पटरी वाले छोटे छोटे लोगों को काफ़ी लोन मिला। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक मेरी पत्नी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, मैंने उनको आग्रह किया कि ई रिक्शा को दो, तो उन्होंने कहा कि पैसे डूब जाएंगे। तो उन्होंने मेरे कहने पर 300 ई रिक्शा को फाइनेंस किया। तो 300 के 300 लोग ईमानदारी से पैसा भर रहे, कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा। हमारे कृष्णा खोपड़े जी आमदार, उनकी क्रेडिट सोसाइटी है, उन्होंने भी कम से कम 700-800 ई रिक्शा को फाइनेंस किया। तो एक प्रकार से गरीब लोगों को बड़े प्रमाण पर इस समय मुद्रा योजना में फाइनेंस मिला। पानीपुरी वाला, भेलपुरी वाला, चाइनीज रेस्टोरेंट वाला, तो एक प्रकार से इन लोगों के जीवन में मुद्रा योजना के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और आपको पता होगा कि मैं जब एमएसएमई का मंत्री था तो हमने एक ऐसी स्कीम बनाई कि भारत सरकार से हमने बैंकों को एश्योर किया कि 5 लाख करोड़ का रोड जो है, यानी इसको हम लोग आपके लोन को इंश्योर करेंगे। और इंश्योरेंस ट्रस्ट में हमने वो पैसा भरा और उसका इंश्योर किया ताकि पैसा डूबता है तो हम भर के देंगे। तो 5 लाख करोड़ इन योजना में बांटे जा रहे, जो श्योर गारंटी है उसकी कि बैंकों को उस पर उसकी कोई दायित्व नहीं आएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक 3 करोड़ लोगों को घर मिले हैं। करीब नागपुर में भी अभी तक कितने हो गए? 4.5। नागपुर में भी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में अनेक घर बनाए हैं और जो गरीबों को मिले हैं। वैसे पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ये भी जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक्सीडेंट का इंश्योरेंस है और करीब 30 करोड़ लोगों को इसमें सुरक्षा बीमा स्कीम, करीब 13.53 करोड़ लोगों को हमने इसका बेनिफिट दिया है जीवन ज्योति स्कीम का।
फिर मेक इन इंडिया, इसमें कम से कम बेस्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, इनोवेशन। इसके साथ हमारा रैंकिंग 143 रैंक था 2014 में, आज वो 63 पे आया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन सब लोगों को उसमें राहत मिली है। स्मार्ट सिटी मिशन, आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पूर्व नागपुर में पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ, कॉन्क्रीट के रोड बने, लोगों को घर मिले, पानी, ड्रेनेज की व्यवस्था हुई। ऐसी स्मार्ट सिटी मिशन हमारे देश में अनेक शहरों में हुआ, जिससे निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सॉल्यूशन पिछड़े हुए क्षेत्र को मिला। ये जल जीवन मिशन जो है हर जगह पर नल और पानी पीने के लिए, टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन इन एवरी रूरल हाउस होल्ड, 19 करोड़ लोगों को हमने ये योजना दी और इसमें से अभी तक 12 करोड़ कनेक्शन आज तक के डेट में पूरे हुए। डिजिटल इंडिया स्कीम, इसमें 5.47 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स खुले हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्टार्टअप योजना, अमृत सरोवर, ये अकोला में पंजाब राव कृषि विद्यापीठ में मैंने NHI की तरफ से 36 तालाब बना के दिए। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में करीब 6 तालाब बना के, 7 तालाब बना के दिए। इतना ही नहीं तो हमारे देश में करीब 45,000 अमृत सरोवर बने। तो ये अमृत सरोवर में वाटर कंजर्वेशन का बड़ा काम हुआ। स्किल इंडिया मिशन में 40 करोड़ यंग लड़कों को हमने स्किल के साथ ट्रेन किया है। सेतु भारतम योजना में रेलवे के अनेक आरोपी बनाए। आज ही शाम को 5 बजे में 11 आरोपी का पुणे में कार्यक्रम हो रहा है। मैं वीडियो से रहूँगा, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री उसमें उपस्थित रहेंगे महाराष्ट्र में। और करीब हमने इस देश के रेलवे को फाटक मुक्त करने की योजना हाथ में ली है और 16,000 करोड़ के रेलवे ब्रिजेस इसमें मंजूर किए हैं। सेतु बंधन स्कीम, सेतु भारतम स्कीम में नेशनल हाईवे की जो जिम्मेदारी है, इसके ऊपर हम 50,000 करोड़ के ब्रिज बना रहे हैं। और सेतु बंधन जो स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, कारपोरेशन के अंडरपास, इसमें 16,000 करोड़ के हम बना रहे हैं। और ये मनीष नगर में जल्दी ही हमें एक बहुत बड़ा ब्रिज अंडरपास बना रहे हैं, जिसके कारण नागपुर दोनों बाजू से जोड़ने के जो रेलवे से डिवाइड हुआ है उसका फायदा हुआ। अमृत प्लान में 1 लाख करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं, जिसमें विशेष रूप से बेसिक सिविक एमिनिटीज शहरी क्षेत्र में, म्यूनिसिपल क्षेत्र में देने की योजना है। उज्ज्वला योजना में LED बल्ब बांटे गए, तो कम से कम 77 करोड़ ओल्ड बल्ब जो थे वो रिप्लेस किए LED लाइट से, जिससे बिल भी कम हुआ और लोगों का उसमें बिल कम में फायदा भी हुआ। PM गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें करीब 2 लाख करोड़ का फ्री रेशन 80 करोड़ जनता को दिया गया। कोविड के समय भी दिया, उसके बाद में दिया। ये जो मंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें भी काफी बड़े प्रमाण पर किसानों को बेनिफिट हुआ क्रॉप इंश्योरेंस का। बाद में इसी योजना में करीब 93,068 करोड़ 5 साल में अलॉट किए गए, जो पहली बार किसानों को इस योजना का फायदा हुआ। प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, 1 करोड़ 37 लाख लोगों को इसका ट्रेन किया गया। फिर उड़ान योजना, जो हवाई जहाज में जाते उसमें हमने उसको सब्सिडाइज किया, रेट कम किए। 1.16 करोड़ लोगों को चीप एयरफेयर से देश में घूमना है। प्रधानमंत्री कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले अब हवाई जहाज में जाएंगे, वो सिद्ध हुआ। अब छोटे छोटे लोग जा रहे हवाई जहाज में, वो इसका फायदा हुआ। PLI योजना में जो प्रोडक्शन लिंक थी, उसमें 1.97 लाख करोड़ की हमने मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम डेवलप की। PM गति शक्ति मास्टर प्लान, 110 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का प्लान तैयार हुआ। वन धन योजना
इसमें 3.3 लाख ट्राइबल्स बेनिफिट मिले इस स्कीम में। प्रसाद स्कीम, पिलग्रिमेज एंड डिविनेशन ऑफ स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये भी योजना करीब इसमें इन्वेस्टमेंट 1586 करोड़ की प्लान की गई। फिर सहज बिजली हर घर योजना, इसमें भी काफ़ी 2.86 करोड़ कनेक्शन प्रोवाइड हुए। हमने एमएसएमई की व्याख्या बदल दी। माइक्रो थी वो 25 लाख से 5 करोड़ हो गई, स्मॉल थी वो 5 करोड़ से 10 करोड़ हो गई, जो मीडियम थी वो 10 करोड़ से 50 करोड़ तक हुई। तो इसके कारण पूरे इंडस्ट्री में मैं ये एमएसएमई मंत्री का ये जो निर्णय हुआ, इसका बहुत बड़ा फायदा नए उद्योग निकालने वालों को हुआ। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में अप टू 35% डायरेक्ट सब्सिडी ऑन न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस ओपन अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें डबल द कैपिटल लिमिट, ये जो 25 लाख की थी वो 50 लाख की। तो एक प्रकार से सरकार के काम के मूल्यांकन में दो प्रकार की बातें मोटी तौर पर है। इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम्स, वो एक उसका चैप्टर है जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान को इसका फायदा हुआ। और दूसरा फैक्टर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्वच्छता, स्मार्ट सिटी, इस टाइप का है। आपको मालूम होगा कि हमारे शहर में इलेक्ट्रिक बसेस आई, पहले इथेनॉल बस आई। अब तो मैं एक स्कीम बना रहा हूँ कि मेरा एक सपना है कि एक आने वाले 5-7 साल में पूरे देश में इलेक्ट्रिक बस हो जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है। अभी मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमारे यहाँ जो सीनियर सिटीजन और दिव्यांग में हम शेगांव लेके जाते हैं, तो और 2 बसेस ला रहा हूँ मैं, और फुकट में शेगांव, माहौर सीनियर सिटीजन जाएंगे, एक दिन पत्रकारों को नहीं रखेंगे। आपको सबको हम लोग फ्री ऑफ चार्ज टूर करवाएंगे और डबल डेकर बस लाएंगे, विशेष रूप से दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए। वैसे और बहुत सी स्कीम है कि हमने, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में बहुत सी योजनाओं में हमारे कार्यकर्ता लगातार काम करते रहे। सबसे अच्छी बात है कि कोविड के समय आप सबके सहयोग से उस कठिन समय में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। देश में वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे। मैंने खुद अपने यहाँ नागपुर और अपने इधर 100 करोड़ के ऑक्सीजन के प्लांट, मेयो, एम्स, मेडिकल, छोटे छोटे हॉस्पिटल को दिए। 60-70 हमने एम्बुलेंसेस अच्छी दी, हमने 500 वेंटिलेटर्स दिए। वो तो छोटे छोटे ऑक्सीजन के क्या कहते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेटर, बाईपैक 5-6 हज़ार बांटे। और सब प्रकार की मदद हमारी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग क्षेत्र में एम्बुलेंसेस दी। हमारे सभी एमएलए ने, मुझे याद है मोहन और बाकी सबके एमएलए के क्षेत्र में अन्न क्षेत्र चला। तो सरकार ने उस समय पूरे तरह 2 लाख करोड़ का अनाज जो है वो डला कर दिया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेमडेसिविर शॉर्टेज था, वो हमने उपलब्ध कराया। फंगस के इंजेक्शन लोग मर रहे थे, वो आए। और सबसे बड़ी बात, इसका जो विशेष रूप से कोविड के ऊपर जो लस थी, क्या कहते हैं, नहीं, कोविड की लस जो थी, कोविशील्ड, वो पहली बार हमने देश, वैक्सीन उसका हमने तो देश में बनाया, पर पहले बार हमने देश के अनेक दुनिया के लोगों को वैक्सीन दिया और उनकी भी जान बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं तो कहूँगा कि नागपुर शहर, महाराष्ट्र, देश, इन सब की डेवलपमेंट का इतना बड़ा लेखा जोखा है। कुछ फिल्म पे आपको पता चला, कुछ हमने किताबें आपको दी, उसका है, थोड़ा बहुत मैं वेबसाइट पर डालूंगा। पर यह प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, हम रोजगार की निर्मित करेंगे और हमारे देश को दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बनाएंगे। तो अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई। मेरे डिपार्टमेंट में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 7 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए रोड कंस्ट्रक्शन में। और इतना ही नहीं, तो इसके साथ साथ अनेक बातें ऐसी हैं जो बड़े प्रमाण पर
बदल कर हो रही है, जिससे हमारा देश बदल रहा है। और ये जो 9 साल थे, ये भारत के विकास का एक युग था, एक स्वर्णमय विकास का युग था। और ये 9 साल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरे किए। इसका लेखा जोखा जनता के सामने जाना चाहिए, इसलिए आपके सम्मुख आकर इसका बहुत संक्षिप्त में मैंने प्रेजेंटेशन किया, क्योंकि इसमें कुछ बातें आपको डिटेल में दी है। तो मैं बहुत आपका आभारी हूँ। आप इसके अलावा भी इस विषय से रिलेटेड जो भी कुछ पूछेंगे उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भोजन भी करना है, मैं भी आपके साथ भोजन करूँगा। सर, इस 9 साल का विकास का पाठ आपने पढ़ाया है, वैसा विशेष सूची में 14 विकास की बातें भी आई है, लेकिन अहम बात इसमें नहीं आई है, जो कि देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, सरकारी नौकरियां कितनी दी है आज तक 9 साल में, ये आपने इसमें बताया नहीं है। कितनी नौकरी दी है और आगे कितनी सरकारी नौकरियां देंगे, ये थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहली बात होती है रोजगार और स्वयं रोजगार। रोजगार और स्वयं रोजगार, अभी मैं बताने के लिए भूल गया, नागपुर में ही केवल मिहान में 68,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला। मैं फैक्ट्री वाइज आपको आंकड़ा दूंगा, और आने वाले समय में 10 साल पूरे होने के पहले मैं आपको 1 लाख पूरा कर दूंगा। रही बात, सरकार ने रेलवे में, पुलिस में, सब जगह ओपन करके आदेश दिया है कि आपके पास जितनी वेकेंट जगह है उसकी करो। दूसरी बात, जब रोड में 60% रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ा है, तो इसका मतलब आज बड़े प्रमाण पर रोड में रोजगार निर्माण हुआ। जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का इंडस्ट्री दुगनी हो गई, तो नेचुरली जितने बनेंगे उतना रोजगार निर्माण होगा। तो सरकार में भी रोजगार निर्माण हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में भी हुआ है। अभी मैं आपके यहाँ आने के पहले मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया के एमडी के साथ बैठा था, और उन्होंने जो प्रोडक्शन बढ़ाया, कोल इंडिया में जो प्रोडक्शन बढ़ा, ये इतना बड़ा है कि एक समय हम 26 मिलियन टन थे कोल इंडिया में, आज हम लोग 70 मिलियन टन पहुँचे हैं। इससे रोजगार निर्माण हुआ। मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया में एक समय हम 10 से 12 लाख मिलियन टन थे, अब हम करीब 20 लाख मिलियन टन से ऊपर पहुँच गए। आज भी मैंने उनको कहा कि ये माइंस अभी ओपन करो। तो इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में अभी हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है। टेक महिंद्रा आया, 3,000 लोग ले रहे हैं। SCL है, उन्होंने 3,500-4,000 ले, अभी 20,000 तक जा रहे हैं। टाटा इन्फोसिस करीब 22,000 लोगों को ले रहे हैं। ऐसी सब कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी आई है कि निश्चित रूप से एक दिन मैं प्रवीण को कहूँगा कि एक बार आप सब लोगों को मिहान में ले जाकर, मिहान में कैसी डेवलपमेंट हुई इसका एक बार जानकारी आपको जरूर मिलेगी। तो ऐसी अनेक बूटी-बुरी MIDC एरिया, इसमें भी काफ़ी बड़ी प्रमाण में डेवलपमेंट हुई। अब सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मदर डेयरी हमारे यहाँ अभी एक मैन्युफैक्चरिंग 400 करोड़ रुपए का, रसगुल्ले से लेकर श्रीखंड से लेकर सब प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग नागपुर में डाल रही है, और उनको हमने 10 हेक्टेयर जगह उनको देना है। और ये पूरे साउथ इंडिया को और मध्य भारत को मदर डेयरी के पूरे प्रोडक्ट नागपुर से जाएंगे। अब इसका सबसे बड़ा फायदा कुछ होगा, तो विदर्भ में जो मदर डेयरी दूध का उत्पादन कर रही है, वो आज 3 लाख लीटर दूध लेती है। ये फैक्ट्री खुलने के बाद वो 30 लाख लीटर दूध खरीदी करेगी, तो विदर्भ के किसानों को समृद्धता और संपन्नता मिलेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे। तो रोजगार सरकारी स्तर पर, रोजगार प्राइवेट स्तर पर, और रोजगार उद्योग खुलने, उद्यम खुद स्वयं रोजगार स्वतंत्र के हाथ से, तो हमारा जोर स्वयं रोजगार के ऊपर है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले नहीं। और मुझे लगता है कि ये संख्या काफ़ी बड़ी है। इसके बाद लोक संख्या भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, चैलेंज भी है, और इसलिए बड़े प्रमाण पर इकोनॉमी ऐसी तैयार की है हमने जो रोजगार निर्माण करने वाली हो। अभी जैसे मेरे सेक्टर में रोप वे, केबल कार, कैनिकुलर रेलवे,
मैं 260 करोड़ 2,60,000 करोड़ नहीं 260 प्रोजेक्ट 1,30,000 करोड़ के 5 साल में बना रहा हूँ। फिर हवा में चलने वाली बस ला रहे हैं, 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, फिर बस पोर्ट 500 बना रहे हैं। तो ये जो बढ़ता है, रास्ते लगातार बन रहे, ग्रीन हाईवे बन रहे हैं, अब मिट्टी के क्रशर चलते हैं, ट्रक ट्रांसपोर्ट चलता है, अनेक प्रकार की मशीनरी आती है, इंजीनियर्स को काम मिलता है। अब ये आवास योजना में कितने घर बने, कितने इंजीनियर्स को काम मिले, कितने लोगों को का स्किल लेबर को काम मिला। तो एक प्रकार से इसका आंकड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज एवरेज है, पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करने वाली इकोनॉमी, यही पॉलिसी हमारे सरकार की है। और हमने आज तक के रिकॉर्ड में जो आज 60 साल में नहीं हुआ, उससे कई गुना ज़्यादा रोजगार निर्माण किए हैं। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और ज़्यादा रोजगार निर्माण करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमारी कोशिश है। मेरा प्रश्न ये है, नाग नदी शुद्धिकरण प्रकल्प आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। आज से 4 साल पहले आपने एक वादा किया था कि इस पर नौका चलेंगी और ये आपका ड्रीम पूर्ण होगा, तो ये कहाँ तक इस पर प्रगति होने वाली है, उस बारे में मेरा ड्रीम भंग थोड़ी हुआ एक पहली बात, ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, इसकी 2400 करोड़ की कीमत है। प्रधानमंत्री ने इसका भूमि पूजन किया है। महानगर पालिका को इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसके कंसल्टेंट अपॉइंट करने के लिए टेंडर निकला है, उसमें कुछ दिक्कतें आई है। अभी 8 दिन में दिल्ली में मीटिंग है और मैंने देवेंद्र जी से अनुरोध किया है कि हमारे नीरी के जो पूर्व डायरेक्टर है डॉक्टर वटे, उनके अध्यक्षता में नागपुर से इकोलॉजी और इन्वायरमेंट क्षेत्र के जो अच्छे व्यक्ति हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके नाम लेकर एक 5 लोगों की कमेटी अपॉइंट करेंगे और उनके मार्गदर्शन में ये प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। और इसकी जल्दी मीटिंग हुई, सब कुछ फॉर्मेलिटी पूरी हुई, जायका का लोन मंजूर हो गया और मैं जो सपना दिखाता हूँ वो पूरा करता हूँ। तो आप चिंता मत करिए, मैंने जितने बताए उतने पूरे हुए हैं। अब 2-4-5% है वो प्रोसेस में है, तो नाग नदी होगी। और जब पहले नाव में मैं बैठूंगा और पार्टी तक जाऊंगा तो उसमें आपको पक्की पहले नाव में लेके जाऊंगा और पत्रकारों के लिए रहेगा। महंगाई का दर दिन पर दिन 75 साल पूरे हो रहे हैं और अभी अब आपके पत्रकारों की जनता पार्टी मत करो। हाँ बहन जी, एक मिनट। मैं ये कह रही थी कि दिन पर दिन जो है महंगाई का स्तर बढ़ते जा रहा है। ऐसे भी जो महंगाई है लोगों की कमर तोड़ रही है और महंगाई जो है कम नहीं हो रहा है। आगे एक सवाल है, दूसरा ये कि समृद्धि महामार्ग आगे बना तो लिए, परंतु वहाँ एक्सीडेंट की मात्रा काफी बढ़ चुकी है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप कौन सी योजना? समृद्धि महामार्ग के बारे में मेरी भी चर्चा हुई। वैसे ये मार्ग महाराष्ट्र सरकार का है, इसमें काफ़ी सुधार करने की महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है और निश्चित रूप से इसमें पेड़ लगाना, स्पटी के एक VRC का VNIT का रिपोर्ट भी आया हुआ है। महंगाई के बारे में भी है कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा था, अभी फिलहाल जो लेटेस्ट आया वो कम हुआ है। तो ये कभी ना कभी इन्फ्लेशन आगे ऊपर जाता है, इसका संबंध डिमांड एंड सप्लाई के साथ होता है। कांग्रेस के UPA सरकार में 18% इन्फ्लेशन का रेट हुआ था, हमारे यहाँ वो 4 से 6% है। तो निश्चित रूप से कम करने के लिए सरकार लगातार इस पर कोशिश करते है। सर माझा एक प्रश्न होता, सर रस्ते व महामार्ग मंत्रालयातर्फे देशभरामध्ये सध्या किती कोटीचे कामे आपण पूर्ण केले आणि पुन्हा काही प्रलंबित जे आहेत किती कोटीचे प्रलंबित आहेत? आणि दुसरा एक प्रश्न होता, ऑटो सेक्टर उद्योग क्षेत्र जो आहे ऑटोमध्ये आपण 3ऱ्या क्रमांकावर, पण जगामध्ये ही वाहन जो क्षेत्र आहे त्याला प्रथम क्रमांक आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात माझ्याच विभागाशी मेरे विभाग से संबंधित है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर 7.5 लाख करोड़ का है। 2014 में ये करीब 4.5 लाख करोड़ का था और मेरा ये टारगेट है कि इसको हम लोग आने वाले 5 साल में 15 लाख करोड़ का बनाएंगे। वर्ल्ड के पूरे एक आधे को छोड़कर सभी ब्रांड हिंदुस्तान में उपस्थित हैं और हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सेक्टर ऐसा है कि जिसने अभी तक 4.5 करोड़ जॉब्स दी है युवाओं को। ये सेक्टर ऐसा है कि जिसने अभी तक भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा GST दिया है। ये सेक्टर ऐसा है कि जिसमें हमारे 2 व्हीलर बजाज, TVS और हीरो 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। अब हमारे यहाँ जो कंपनी आ रही है वो भी अपना प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रही है। तो इस सेक्टर में
हम वर्ल्ड में चौथे नंबर पे थे। और ये मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि हमको पहले नंबर पर पहुँचना है। और उसके लिए जो प्रयास शुरू हुए उसका एक अच्छा परिणाम आया कि पहले ऐसी स्थिति थी कि चाइना नंबर 1 पर था ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, नंबर 2 पर यूएसए, नंबर 3 पर जापान और नंबर 4 पर भारत था। अब परिस्थिति बदल गई, हमारे परिणामों को यश आया। अब पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर यूएसए है और तीसरे नंबर पर इंडिया है। और हमने चाइना को पास करना, इसको जापान को अभी हमने पास कर दिया है। तो ये सेक्टर 15 लाख करोड़ का बने, ऐसा हमारा प्रयास है। और नागपुर और विदर्भ में भी कोई इंडस्ट्री आए, ये भी कोशिश है ताकि हमारे यहाँ भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज की डेवलप। तो दूसरी बात, हाईवे और ये सब की बात कर रहे हैं। केवल मेरे संबंध में, मैं 9 साल में मंत्री था, मोदी जी ने मुझे जो मौका दिया उसमें वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, फिर एमएसएमई का मंत्री था, शिपिंग, पोर्ट, इनलैंड वाटरवेज का था, रोड का भी हूँ। तो ये सब डिपार्टमेंट में काम करते समय भारतमाला, सागरमाला और पर्वतमाला, ये 3 योजनाओं पर मुझे काम करने का मौका मिला। सागरमाला 16 लाख करोड़ की थी, जिसमें 9 लाख करोड़ के काम हो गए, जो शिपिंग मिनिस्टर के साथ थी। और मेरे समय करीब 7 लाख करोड़ के काम पूरे हुए। 12 मेजर पोर्ट को 6000 करोड़ फायदा हुआ। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड का एक्सपांशन हुआ। फिर ये जो पूरी योजना थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो मेरे डिपार्टमेंट की थी, वाटर रिसोर्सेज, और ये महाराष्ट्र में मैंने 6000 करोड़ रुपए दिए। जो 50% काम इनकम्प्लीट था, वो उन प्रोजेक्ट को मैंने पैसे दिए, जिसमें जो बुल्ढाना जिले का जिगांव, वो प्रकल्पों को 6000 करोड़ मैंने दिए, जिसका काम अब चल रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र के प्रकल्पों को दिया। और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में बुसी खुर्द को पैसे दिए। तो एक प्रकार से ये पूरा पकड़कर मेरे इसमें ही करीब 50 लाख करोड़ रुपए ये 9 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे विभाग के द्वारा ये काम हुआ है। तो बाकी भी रोड के तो काम बहुत है, मैं ज़्यादा रोड में इसलिए नहीं बोलता कि तुम आंखों से ही देखते हो और आप ही मुझे कहते हो बहुत अच्छे रोड में, तो मैं क्यों बताऊँ। नितिन जी, आरओबी का आपने जिक्र किया, रेलवे आरओबी बना रहे हैं, फाटक रहित बना रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाएं जो हो रही है, रेलवे पटरी हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है। अभी उड़ीसा में बड़ी दर्दनाक घटना घटी। तो दुर्घटनाओं पे अंकुश कैसे लगाया जाए, इसके लिए सरकार क्या प्रयास करेंगे? चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेल हो, वहाँ पे जो दुर्घटनाएं हो रही है, जो डेथ हो रही है, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो सड़क में बहुत दुर्घटना होती है। 1.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और करीब 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती हैं। और मरने वालों की संख्या 18 से 34 वयोवृद्ध की 60% होती है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, खूब नए कल एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, आप में से कुछ लोग थे। पहली बार एक पायलट प्रोजेक्ट हमने किया है कि नागपुर के कुछ चौकों पर जो लोग सिग्नल का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, उनको बोनस मिलता है। अभी पहले हम वायलेट किए तो सज़ा करते थे, अभी हम लोग जो जाते हैं उनको पॉइंट्स मिलते हैं। और 100 कंपनियाँ हैं, कहीं पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता है, कहीं आपको किराना सस्ता मिलता है, कहीं अलग अलग ब्रांड है। 100 बड़ा अच्छा उसका ऐप है, कल मैंने वो लॉन्च किया और 35 करोड़ रुपए का बेनिफिट नागपुर की जनता को मिला और करोड़ों लोग इसका फायदा ले रहे हैं। तो मैंने कल एक बात उनको कही और आप लोगों का सहयोग चाहिए कि ये ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित है। तो मेरा आपसे सहयोग है कि जो लोग वायलेशन करते हैं उनके भी फोटो और नंबर आएंगे, तो आपके अखबार में ये महान व्यक्ति है जिन्होंने रेड सिग्नल को पालन नहीं किया करके उनका फोटो और उनके गाड़ी का फोटो भी छापने का काम, ये गांधीगिरी बोलते हैं इसको, ये भी आप शुरू कर दीजिए ताकि लोगों का नाम उनको आए, हमने नहीं किया, कुछ गलत किया तो पब्लिक उसका कवरेज लेगी। तो ऐसे बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं। रेलवे का दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रेलवे विभाग, अभी उसकी सबकी इंक्वायरी हो रही है, इसलिए कोई कमेंट्स करना उचित नहीं होगा, पर सेफ्टी के हिसाब से चाहे रेलवे हो, रोड हो, हमारी सरकार सेफ्टी के लिए पूरी कोशिश कर रही है कि एक्सीडेंट ना हो। गडकरी साहेब, नागपूर संबंधित उड्डाणपुला संबंधित आहे। मानकापूरचा जो उड्डाणपूल आहे तो आपल्या कस्तुरबा पास समोर उतरतो,
आपलं इंडोर स्टेडियम पासून तर कस्तुरचंद पार्क पर्यंत, पण संविधान चौकातून ते LIC चौकापर्यंत त्याला बंद करण्यात आला आहे. नंतर मग तो रोड आहे तो काय नेहमीसाठी बंद होईल का? ऍक्च्युली झालं कसं आहे की संविधान चौकातून जो ट्रॅफिक आहे ते डिझाईन चुकलं आहे. हा, ते डिझाईन चुकलं तर ते नेहमीसाठी त्याच्याकरता आता मध्ये ब्रजेश दीक्षित साहेब आता नाही आहे, पण त्याचा एक डिझाईन तयार केला आहे मेट्रोने, आणि आता कुठल्या तरी योजनेतून ते करून त्याला सुधारण्याचा प्रयत्न करू. दुसरं असं आहे की आता आपण ज्या इकडनं सरळ निघतो तर मी सूचना केली आहे की याच्यावर अभ्यास करा की मॉरिस कॉलेजच्या आधीच, म्हणजे जो पेट्रोल पंप होता ना आपल्या इथला, त्याच्यानंतर एक टनेल तयार करायची आणि त्या टनेलनी डायरेक्ट आपण त्या पुलाच्या तिकडे जोडलं जाऊ आणि इकडे कामठी रोडवर डायरेक्ट जाऊ. आता त्याच्या निर्णय पर्यावर सुरू आहे, तो प्रॉब्लेम आहे, दुरुस्त करू. पण त्यानंतर तुम्ही आता डबल डेकर तिथून सुरू होईल आणि तो आता लवकरच उद्घाटन, त्या जागेचा प्रॉब्लेम सुटला आणि तिथून वरतून तुम्ही निघाले की सरळ तुम्ही तिकडे उतराल कामठी रोडच्या पलीकडे, म्हणजे वरच्या वरती कामठी रोडच्या पुढे जाल. आणि दुसरीकडे पारडीला तिथे पण आता डबल डेकर ब्रिज असा होतो आहे, तोही पण आता जूनमध्ये साधारणतः तिथल्या 80% पुलाचं काम होऊन पारडीच्या पुलाचं इनॉग्रेशन करायचा विचार आहे. या दोन्ही पुलामुळे थोडा रिलीफ मिळेल, पण तुम्ही म्हणता तो आहे प्रॉब्लेम, तो पुढे मागे काहीतरी सोडण्याकरता मार्ग माझा एक प्रश्न आहे. तुम्ही मोदी सरकारची संपूर्ण 9 वर्षाची कारकीर्द मांडली. निश्चितच मोदी सरकारच्या कार्यकाळात देशाच्या सीमा सर्वात आधी तर सुरक्षित केल्या जात आहेत, त्याबद्दल वाद नाही. पण माझा हा प्रश्न आहे, पण मोदी सरकारच्या कार्यकाळामध्ये पहिल्यांदा असं इतिहासात घडलं आहे की महिला कुस्तीपटू या एका खासदाराच्या विरोधात सतत जानेवारी महिन्यापासून जे रस्त्यावर उतरलेले आहेत, त्याच्याविषयी तुम्ही काय म्हणता? तुमचा विषय महत्वाचा आहे, पण आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सचा विषय जो आहे तो 9 वर्ष सरकारचे आहे. मी नंतर कधी भेटून आपल्याशी चर्चा करेन. सर, एक महत्वाचा प्रश्न असा आहे, हे काम सगळं सुरू आहे महाराष्ट्रापासून, आरोप कुठलेही तुमच्यावर झाले नाही. PNC डिपार्टमेंट असेल, PWD असेल, नेहमी आरोप होत असतात. पण अशा विभागामध्ये काम करताना 9 वर्ष तुम्ही काम केलं, तुमच्यावर कुठलाही आरोप या झाला नाही, भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले नाही तुमच्या विभागावरती. हे साध्य कसं केलं? 7 वर्ल्ड रेकॉर्ड झाले, हा 8वा वर्ल्ड रेकॉर्ड तुम्ही कसा केला? याच्यामध्ये पहिली गोष्ट अशी आहे की मी 50 लाख कोटी रुपयाची कामं केली आणि मला याचा पूर्ण नम्रतापूर्वक मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की मी तुमच्या समोर हिमतीने आणि स्वाभिमानाने हे बोलू शकतो की एकाही कॉन्ट्रॅक्टरला माझ्याकडे कॉन्ट्रॅक्ट मंजूर करण्याकरता यायची गरज पडली नाही आणि पडणार नाही. दुसरी गोष्ट अशी की या बाबतीत कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार आम्ही केला नाही, होणार नाही याची काळजी घेतली. एक गोष्ट खरी आहे की या संदर्भात आम्ही डिजिटल सिस्टीमच अशी डेव्हलप केली आहे की त्याच्यामध्ये पूर्ण टेंडर प्रोसेस आहे. आता आमच्याकडे प्रॉब्लेम वेगळा आला, मी एवढं लिबरल केलं की 30% आणि 40% बिलो टेंडर गेले. आता त्याच्यामुळे काही अडचणी तयार झाल्या, पण आम्ही ट्रान्सपरंट आहोत, टाईम बाउंड आहोत, रिझल्ट ओरिएंटेड आहोत आणि करप्शन फ्री आहोत. आणि मी नेहमी आग्रह करतो असं की आमच्या जिथे जे सत्ता असेल त्या ठिकाणी नेहमीच आम्ही हे पालन केलं पाहिजे की कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार होता कामा नये आणि भ्रष्टाचाराबद्दल कडक रिॲक्शन घेतली पाहिजे. पैसा कमावणं गुन्हा नाही. मी गेले कमीत कमी 40 वर्षापासून काम करतो आणि मी नेहमी कार्यकर्त्यांना सांगतो की तुम्ही इमानदारीने पहिले 2 पैसे तुमच्या आयुष्यात कमवा, परिवाराची जबाबदारी पूर्ण करा आणि मग काम करा. राजकारणात पैसे कमवण्याचा धंदा होऊ शकत नाही आणि तुम्हाला जर काही धंदा करायचा असेल तर सरकारशी रिलेटेड नका करू. मी अनेक कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करतो, सहकार्य करतो आणि ते आपल्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे हळूहळू दिस इज द टाइम की वी नीड टू रिडिफाईन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स. म्हणजे पॉलिटिक्स म्हणजे सत्ताकारण आणि सत्ताकारण म्हणजे लक्ष्मी दर्शन असं नाही. पॉलिटिक्स म्हणजे समाजकारण, राष्ट्रकारण आणि विकासकारण. पॉलिटिक्स इज अ इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सोशो इकॉनॉमिक रिफॉर्म आणि समाजातल्या गरीब माणसाची सेवा करण्याकरता मी आलो आणि त्याचा आनंद वेगळाच आहे. मी माझ्या जन्मदिनी 2 ॲम्ब्युलन्स हे घेतल्या आणि आता तिथे रोज डोळे तपासणं आणि कान तपासणं. मला खूप आनंद होतो. रोज रात्री मला फोटोग्राफ भेटतात. त्या 150 लोकांचे डोळे तपासले, 200 लोकांचे कान तपासले. आता माझी इच्छा आहे की त्यांना
100 रुपयाचा चांगला कलगीचा चष्मा कसा देता येईल, कानाला ऐकू येत नाही तर मशीन कसं देता येईल. मी आता एक कमाल टॉकीज चौकात एक जागा मिळाली आहे आमचे प्रभाकर येवलेंच्या सहकार्यामुळे. तिथे मी मोठी बिल्डिंग बांधतो आता आणि मला खूप गरीब लोक भेटतात. त्यांना आपल्या इथे CT स्कॅन करायचं असतं, MRI करायचं असतं. MRIची किंमत 15,000 रुपये. तर मी आता कमाल चौकात MRI आणतो आहे. तो MRI 1500 रुपयात मिळेल. CT स्कॅन 600, 800 रुपयात मिळेल. आणि पॅथॉलॉजी किती टेस्ट केल्या तरी 2000, 3000, 5000, 200 रुपयात होतील. आणि डायलिसिस फक्त 500 रुपयात होईल. जेणेकरून गरीब माणसाची सेवा करणं हे खरं राजकारण आहे. तरुण मुलाला रोजगार मिळवून देणं हे राजकारण आहे. जात, पंथ, धर्म, भाषा याच्या वरती उठून आपण हे केलं पाहिजे. आणि त्यामुळे आमच्या पक्षामध्ये अनेक असे कार्यकर्ते आहेत मी त्या काळात बघितले की ज्यांनी आपलं आयुष्य पक्षाला दिलं. त्यांची घरं बर्बाद झाली. म्हणजे आता तुम्हाला सांगायला हरकत नाही, पक्षाजी व्यास त्यावेळी आमच्या कामगिरीचे वडील ते ॲडव्होकेट होते झाले, पण ते प्रॅक्टिस करायला कोर्टात पोहोचायचेच नाही कारण जनसंघातच काम करत होते. अनेक लोक शिक्षक प्राध्यापक होते, ते शाळेच्या शेवटी पगारी सुट्ट्या व्हायच्या पण काम करत राहायचे. अनेक लोक आहेत की ज्यांनी बिचाऱ्यांनी आपलं आयुष्य समाप्त केलं. मला खूप आनंद झाला की मी एक नवीन प्रोजेक्ट नागपुरात घेतला. तो प्रोजेक्ट असा आहे की नागपूर हे कशाकरता प्रसिद्ध होतं, हातमाग विणकारांकरता प्रसिद्ध होतं. तर मी आता पुन्हा एकदा पवनीकर नावाचा खूप चांगला अधिकारी हा तिकडे गेला, त्याला आणलं आणि त्याने आता मी त्याला म्हणलं माझी इच्छा आहे की नागपुरी साडी पुन्हा जगात गेली पाहिजे. आणि आता बांगलादेशमध्ये कोलबास्वामी प्रतिष्ठानतर्फे त्यांनी आता मानठे टाकले आणि कॉटनच्या एवढ्या सुंदर साड्या मिळल्या की त्यांना मी आता तेलंगखेडीच्या ह्याच्यात म्युझिकल फाउंटेनमध्ये मी सांगितलं, त्या जागा सिलेक्ट केल्या की कोणालाही टेंडर काढून नाही द्यायच्या. ते जे गरीब लोक आहे नागपुरात किंवा विदर्भात काम करतात, भद्रावतीची पॉटरी आहे, बाबा आमटेंचा आनंदवन आहे, किंवा कोणी पॉटरी तयार करतं, कोणी आता नागपूरच्या साड्या आहेत ते आमचे चिंध्यापासूनचे गालीचे आहेत, त्या सगळ्यांना मी ते 18 ते 22 दुकानं त्यांना द्यायला आता सँक्शन केले. मी म्हटलं ह्या हँडलूम गरीब माणसाकरता काम केलं. ते अशा प्रकारे पुष्कळशा गोष्टी तुमचा आशीर्वाद आहे. आमच्या हातून सगळं चांगलं होत नाही, कधी चुकही होत आहे, पण तुमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा आणि जनतेची प्रेरणा यातून मिळालेली सत्ता जी आहे ती गरीब माणसाकरता आहे हे वारंवार आमच्या पक्षातून कार्यकर्त्यांनाही सांगितलं जातं. आणि मला खूप आनंद आहे की नागपुरात देखील ही अनेक कार्यकर्ते माझ्यासमोर बसली आहेत आणि ही सगळी आपापल्या क्षेत्रात या कामाला प्रायोरिटी देतात. माझा वाढदिवस झाला याच्यापेक्षा जास्त आनंद आहे की कित्येक लोकांनी रक्तदान केलं. खरं म्हणजे या प्रकारची जी भावना, या प्रकारचं स्पिरिट जे आहे त्याचे अडवाणीजी म्हणायचे की पार्टी विथ ए डिफरन्स, हेच आमच्या पार्टीचं कॅरेक्टर आहे. आणि ते जोपासण्याचा आणि वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न सगळेजण मिळून करतात आणि त्याच्या आधारावरच काम करण्याचा प्रयत्न आम्ही सगळ्यांनी केला. आणि त्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने या 9 वर्षात कुठल्याही प्रकारचा ब्लेम नाही आला. त्यामुळे मी नेहमी आपल्या नगरसेवकांना, कॉर्पोरेशनमध्ये सांगतो की तुम्ही एक गोष्ट जरूर काळजी घ्या की पैसा मिळतो, निवडणूक आली ना आम्ही कोणाला चांगला काम होता म्हटलं की तू मदत करतो, लाईनला लोक होतं. मी 100 कोटी रुपयाचं साहित्य वाटलं कोविडच्या काळात. मी त्यांना पब्लिसिटी नाही करायची. मला लोक फोन करायचे की मी हे द्यायला तयार आहे, मी हे द्यायला तयार आहे, CSRमध्ये आहे. व्हेंटिलेटर आणले. नागपुरातले एक प्रसिद्ध डॉक्टर, नाव नाही घ्या, ते टोपी गिपी हिरवी घालून ऑपरेशन थिएटरून माझ्याकडे आले आणि मला म्हणाले साहेब माझ्याकडे पेशंट सिरियस आहे, मरून जाईल, व्हेंटिलेटर नाही. मी म्हटलं घेऊन जा ताबडतोब. मी तर व्हेंटिलेटर द्यायला सांगितलं. त्यामुळे 500 व्हेंटिलेटर आलं. तेवढं किती पैसे देऊ? साहेब मी एजन्सी नाही म्हटली, माझा धंदा नाही आहे म्हटलं, तुम्ही फुकट घेऊन जा. आणि तुम्हाला जर वाटतं ते एवढंच करा की एखादा गरीब माणूस तुमच्याकडे आला तर त्याला फुकट ट्रीटमेंट द्या, आमचे पैसे आम्हाला मिळाले. त्याच्यामुळे अनेक लोक अशी आहेत की ज्यांनी त्या काळात काम केलं आणि मला असं वाटतं की चांगलं काम करणाऱ्यांना तुमच्या सगळ्यांना 10 वर्षात 9 वर्षातल्या अनुभवातून नागपुरात, विदर्भात
आम्ही हे जे दिव्यश्री योजना आहे, मी तुम्हाला आमच्या कार्यकर्त्यांनी, महिला कार्यकर्त्यांनी दोन्ही पाय तुटलेल्या माणसाला तिने जेवण भरवलं, त्याचा व्हिडिओ आहे की त्याला बसता नव्हतं येत आणि तिने बिचारीने त्याला जेवण भरवलं, त्या लोकांना आमच्या महिला कार्यकर्त्यांनी जेवण भरवलं. त्याच्यामुळे हे जे काही पार्टीचं कॅरेक्टर आहे तेच आमच्या सगळ्यांची प्रेरणा आणि त्याच्यामुळे हे यश मिळालं असं मला तुम्हाला काय वाटतं, ऊस असेल, कांदा असेल, दर जे आहेत ते खूप खाली आलेले आहेत, शेती संदर्भात तुम्हाला काय वाटतं? ते आता आज सोडून द्या, पुन्हा कधी दिन आज या विषयावर. तुम्हाला भूक नाही लागली अजून? हा एक मिनिट. नागपूरसाठी येणाऱ्या 5 वर्षात तुमचं विजन काय? दुसरा प्रश्न, नागपूर एअरपोर्टचा प्रश्न खूप दिवसापासून रखडल्या मॉडर्नायझेशनचा, तो कुठे रखडल्या किती दिवस? पहिले आता विजन या ठिकाणी तुम्हाला लिहायला खूप त्रास होईल, हेच तर खूप लिहायला. पुढच्या वेळी भेटून तेव्हा सांगेन. एअरपोर्टचा प्रश्न देवेंद्रजींनी लक्ष घातला आहे, सुप्रीम कोर्टात केस होती, मला असं वाटतं की बहुतेक आता क्लिअर झाली आहे, लवकरच मार्ग त्यांची व्यवस्था होईल, पण भुयारी मार्ग बनणार नाही, ते शक्य नाही आहे. त्यापैकी जवळपास 150 लोकांनी पैसे पण घेऊन घेतलेले आहेत आणि बाकीच्या लोकांकरता बाजूला जुन्या एसटी स्टँडवर जागा देऊन लोकांना द्यायचा प्रयत्न आहे आणि तो पाळायचा. लास्ट क्वेश्चन, शेवटचा प्रश्न. आपण 2 वेळा बोलताना असं सांगितलं की जब मैं एमएसएमई मंत्री था, तर ही वेळ का आली? कारण जसे म्हणजे आपल्याकडे वॉटर रिसोर्सेस होतं, शिपिंग होतं, सडक म्हणजे रस्ते वाहतूक, मग एक करून जेव्हा खाते कमी करण्यात आले तर लोकांना त्याचं दुःख झालं. या संदर्भात आपण कधी बोललो नाही? असे प्रधानमंत्र्यांचा अधिकार असतो कोणाला किती काम द्यायचं आणि कोणता विभाग द्यायचा. हा शेवटचा प्रश्न. ट्रान्सप्लांटेशन झालेलं आहे, पण असा काही राजकीय धोरण तयार होणार आहे का की भारतीय वंशाचे वृक्ष रस्त्याच्या आजूबाजूला असतील आणि त्याची सावली पण मिळेल? आता आम्हाला फास्ट एक्सप्रेसवे मिळत आहे, पण सावलीचा त्रास आहे. नागपूर शहराबद्दल बऱ्याच जास्त वेगानं व्हायला आला, झाडं उन्मळून पडतायत, त्याच्या आजूबाजूला कुठलीही पाणी टाकण्याची व्यवस्था नाही, त्याच्याबद्दल पॉलिसी असं विचार आहे. मला वाटतं खूप महत्त्वाचा प्रश्न आणि तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य पाहिजे. आम्ही पहिल्यांदा आमच्या विभागात 50,000 झाडं ट्रान्सप्लांट केली आणि मी आत्ता 11 तारखेला संभाजीनगरला चाललो आहे पैठणजवळ. सयाजी शिंदे नावाचे फिल्म ॲक्टर आहेत, म्हणजे साऊथच्या ह्याच्यात विलन म्हणून का पॉप्युलर आहेत खूप. आणि परवा मी मोदी साहेबांना भेटलो, त्यांनाही पण मी विनंती केली की तुमच्या मन की बातमध्ये त्यांचं घ्या. ते 50 झाडं तिथे ट्रान्सप्लांट करायला थोडे मी तिथे भेट देणार आहे. नागपूर शहरामध्ये झाडं लावण्याचा मोठा कार्यक्रम घ्यायचा आहे. माझी आमच्या पक्षाच्या दोन्ही अध्यक्षांना विनंती आहे की एका परिवाराने 1 झाड दत्तक घ्यायचं. आणि यावेळी आपल्याला पावसाळ्यात नागपूरचं माझ्या मनातलं एक शल्य आहे की नागपूरमधलं एअर प्रदूषण, जल प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषण कमी करणं आणि त्याकरता झाडं लावली पाहिजे. तर या झाडं लावण्यामध्ये ती मेंटेन केली पाहिजे. मी स्वतः आता आमच्या याच्यात एक त्या NGO मध्ये निर्मिती मी होतो, डॉक्टर वटे अध्यक्ष आहेत आणि निशांत गांधी सेक्रेटरी. मी माझा स्वतःचा ट्रॅक्टर CNGवर चालणारा टँकर टाकून त्याला डोनेट केला आणि आज NIT महानगर NITच्या याच्यात पाणी मिळतं आणि ते पाणी आम्ही नागपूरच्या सगळ्या झाडांना देतो. आजच माझ्या लक्षात आलं रिंग रोडवरून जाताना तर काही ठिकाणी झाडं वाढली आहे, तर मी लगेच फोन करून त्या भागात, आत्ताच मी आलो वर्धा रोडवरून, तर त्या ठिकाणी आपल्या छत्रपती चौकात पाणी टंकी देणं चालू होतं. हा जो रिंग रोड आहे तो रिंग रोड मी माझा मित्र म्हणून आणि पिढी आम्ही तो मेंटेन करतो. मी स्वतः त्यात लक्ष घालतो. त्यात अनेक स्पेसीज लावल्या. त्यामध्ये माझी तुम्हाला अशी विनंती आहे की नागपूर शहरामध्ये वृक्षारोपण करणं, प्लांटेशन करणं आणि 3 मीटरचं झाड लावणं आणि आपल्या घरासमोर लागलेल्या झाडाचं रक्षण करणं. आणि दुसरी एक योजना आहे, ती योजना अशी आहे की ती तयार केली आम्ही. आता आज तुम्ही विचारलं म्हणून तुमची जाहीरही करतो की
प्रत्येक झाडाने एक घर लावावं असं मला काही म्हणायचं नाही किंवा ते बंधन पण नाही. पण नागपूर शहरातल्या ज्यांचं स्वतःचं घर आहे त्यांनी प्रत्येकाने आपल्या घरी एक संत्र्याचं झाड लावावं. कारण ही ऑरेंज सिटी आहे आणि ही संत्र्याची कलम प्रत्येकाला स्वस्तात कमीत कमी पैशात देण्याकरता मी नर्सरीशी बोलून त्यांच्यावर एक रेट पण ठरवलेला आहे. आणि यात तुम्ही पण या मोहिमेला मदत करा. कारण ऑरेंज सिटी, टायगर कॅपिटल ही नागपूरची ओळख आहे. आता म्युझिकल फाउंटेन ही ओळख झाली, तर मला वाटते याच्यातून एक चांगली ओळख होईल आणि पर्यावरणाकरता तुम्ही सगळ्यांनी सहकार्य करावं अशी विनंती. धन्यवाद. आपण सगळ्यांचे आभारी आहोत. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.